Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about PESA Act and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian polity point of view. तो सबसे पहले समझते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट, क्यों ये पेसा एक्ट आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो देखिए, वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस पेसा एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ये जो एक दिन का कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो इसलिए रखा गया है ताकि ये जो कानून है पेसा एक्ट, इसके 25 साल पूरे हो गए हैं और ये 25 साल पूरे होने पे जो हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे आज़ादी के 75 साल जो पूरे हुए हैं उसके लिए हम इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें हमने ये एक दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है। अगेन आउट से ये जो करंट न्यूज़ है ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसलिए ये बताया सो दैट यू कुड नो कि वाई आई एम कवरिंग दिस पेसा एक्ट टुडे, क्योंकि ये हुआ है और एक दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया है फॉर पेसा एक्ट बिकॉज इट हैज़ कम्प्लीटेड 25 ईयर्स। उसके अलावा पेसा एक्ट से रिलेटेड एक और नया डेवलपमेंट है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड ए ड्राफ्ट रूल्स अंडर पेसा एक्ट 1996, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक नया रूल रिलीज़ किया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पंचायत प्रोविजन एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल रूल्स एक्ट ऑफ 2021. Both these developments are not at all important from our exam point of view. What is important is to understand this PESA Act. कभी भी ट्राइबल्स पे सवाल आ जाए, ट्राइबल्स वेलफेयर पे सवाल आ जाए, ट्राइबल्स की पॉलिसीज़ पे सवाल आ जाए तो आपको पेसा एक्ट और ट्राइबल पंचशील जरूर लिखना चाहिए। तो मैं आपको पेसा एक्ट और ट्राइबल पंचशील के बारे में इस आर्टिकल की मदद से बताऊंगा। देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पेसा एक्ट। एक बात तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में। इसकी मदद से 3 टियर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज डेवलप्ड, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस तरीके से पंचायती राज सिस्टम लेकर के आया गया था। लेकिन ये जो पंचायती राज सिस्टम है इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243M। तो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ क्या होते हैं वो एक बार ब्रीफली ज़रा देख लेते हैं। आई होप आपको पता होगा अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ रखी है तो। 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल एरियाज़। ये शेड्यूल एरियाज़ हमारे देश के 10 स्टेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर से, 10 स्टेट्स में जो ट्राइबल प्रीडोमिनेंट रीजन्स होते हैं उनको शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है अंडर दिस 5th शेड्यूल। वो 10 स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो ये आप देख सकते हैं शेड्यूल एरियाज डिफाइंड अंडर 5th शेड्यूल। शेड्यूल एरियाज़ के अंदर एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है जो टाइम टू टाइम हमारे उस स्टेट के गवर्नर को एडवाइस देती है सो दैट प्रॉपर पॉलिसीज़ कुड बी फॉर्म्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन शेड्यूल एरियाज़। ये जो शेड्यूल एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून लाया गया है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़। तो चूँकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये कानून लाया गया है। वहीं अगर 6th शेड्यूल एरियाज़ की बात की जाए तो दीज आर एरियाज़ अंडर ट्राइबल एरियाज़। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ज़्यादातर, ये 4 स्टेट्स आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ पे 6 शेड्यूल एरियाज़ बनाए गए हैं जिसको हम लोग ट्राइबल एरियाज़ भी कहते हैं। यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना करके दिए गए हैं सो दैट दे कैन कैरी आउट देयर ओन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो चूँकि यहाँ पे खुद इनके हाथ में पावर्स दिए गए हैं अंडर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसलिए इन एरियाज़ में पेसा एक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ के जो ट्राइबल काउंसिल्स हैं उनको काफ़ी सारे अधिकार हैं अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कानून है वो बनाने के लिए। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल इज़ क्लियर। द 5th शेड्यूल में ही ये पेसा एक्ट एप्लीकेबल है सिंस आर्टिकल 243M ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू बी एप्लीकेबल इन द 5th शेड्यूल एरियाज।
तो क्या है पेसा एक्ट, जरा समझिए। पेसा एक्ट, पंचायत extension to Schedule Area Act or PESA Act is a law enacted by the central government for ensuring self-governance through the traditional Gram Sabhas for the people living in the scheduled areas of India। देखिए 243M कहता है कि आप यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं लगाएंगे। फिर एक भूरिया कमेटी बनाई गई 1995 में कि ठीक है, अगर यहाँ पंचायती राज कमीशंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं लगाए जाएंगे तो क्या यहाँ पे लोगों के लोकल सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो भूरिया कमेटी ने कहा कि यहाँ पे लोगों को पास लोकल सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार होना चाहिए, बट ओनली अकॉर्डिंग टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और फिर पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पेसा एक्ट बना करके यहाँ के लोगों को, शेड्यूल एरियाज में रहने वाले लोगों को सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दे दिया। तो पेसा एक्ट के अंदर देखिए इसका फीचर क्या है, एसेंशियल फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेसा एक्ट इज दैट एब्सोल्यूट पावर्स टू ग्राम सभा शुड बी गिवन, whereas the state legislature has been given an advisory role to ensure the proper functioning of पंचायत एंड ग्राम सभा। सरल शब्दों में कहें तो ये जो भी शेड्यूल एरियाज हैं अंडर 5th शेड्यूल, यहाँ पे ज़्यादातर जो कानून बनाने का अधिकार है, दो स्पेशली ऑन दोज मैटर्स विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, उन कानून बनाने का पूरा पावर यहाँ के ग्राम सभा को दे दिया गया है, एब्सोल्यूट पावर। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर जो बेसिक उनके जीवन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे डिसीजन लेने का अधिकार ग्राम सभा को दे दिया गया, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर विल जस्ट प्ले एन एडवाइजरी रोल। द पावर डेलीगेटेड टू ग्राम सभा कैन नॉट बी curtailed by any higher level authority made by state legislature or parliament। And PESA Act of 1996 is based on the ideology of ट्राइबल पंचशील। तो भाई ट्राइबल पंचशील का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले स्लाइड पे समझाऊंगा। ट्राइबल पंचशील अगर एक शब्द में आप बोला जाए तो वो कहता है कि जो भी ट्राइबल लोग हैं उनका डेवलपमेंट उनके हिसाब से होना चाहिए, उनके लाइफ में कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी या एक्सटर्नल आइडियाज़ इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए। तो पेसा एक्ट हैज़ बिन ब्रॉट इन लाइन विथ आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबल पंचशील which says कि भाई पेसास ट्राइबल्स विल हैव राइट टू फॉर्म लॉज एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग इन देयर ओन एरियाज। अगर अब देखा जाए ये तो हो गया एसेंशियल फीचर, मतलब मेन फीचर्स, लेकिन अगर पेसास के फीचर्स देखे जाए कि क्या क्या करता है पेसा, तो इट अलाउज ग्राम सभा टू अप्रूव प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट आर एप्लीकेबल इन दोज एरियाज। इट अलाउज ग्राम सभा and it considers Gram Sabha as competent authority to safeguard and preserve traditions and customs of the cultural identity. Gram Sabha identifies beneficiaries of different government schemes. Gram Sabha is endowed with the ownership of minor forest produce. Gram Sabha also approves utilization certificates for different government schemes. Gram Sabha decides reservation of seats in state legislative assembly. Gram Sabha is consulted before land acquisition or management of minor water bodies or granting license for mining or lease इन देयर एरियाज। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो ग्राम सभा को स्वीपिंग पावर्स दिए गए हैं एज फार एज डिसीजन मेकिंग पावर इन दीज एरियाज आर कंसर्न। तो ये है शेड्यूल एरिया अंडर 5th शेड्यूल। यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल अंडर आर्टिकल 243M। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए कानून बनाया गया है पेसा एक्ट, और उसके अंतर्गत यहाँ के ग्राम सभा को इमेंस पावर दिए गए हैं ताकि वो अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट देख सकें। एंड दिस पेसा एक्ट इज़ इन लाइन विथ ट्राइबल पंचशील। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं क्या है ट्राइबल पंचशील। तो ट्राइबल पंचशील वाज अ पॉलिसी ब्रॉट बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इसका मेन पर्पस ये था कि जो ट्राइबल्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट तो किया जाए, लेकिन उनके हिसाब से दे शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन अ फास्ट पेस्ड मैनर। भाई ट्राइबल्स के लाइफस्टाइल को धीरे धीरे इंप्रूव किया जाए, बट इन अ स्लो प्रोसेस and they should not be subjected to imposition of any external culture over them. Their culture has to be preserved, and for this Nehru gave 5 fundamental principles that is known as tribal panchasheel. पहला, non imposition. The tribal people should develop along the lines of their own genius. Any imposition of any alien values should be avoided. कोई भी एक्सटर्नल या आउटसाइड वैल्यूज ट्राइबल्स के ऊपर इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए। ट्राइबल राइट्स इन लैंड्स एंड फॉरेस्ट शुड बी रेस्पेक्टेड। The teams of tribals should be trained in the work of administration and development.
इंट्रोड्यूसिंग टू मैनी आउटसाइडर्स इन ट्राइबल टेरिटरी शुड बी अवॉइडेड। जो ट्राइबल लोग हैं उनको खुद ट्रेन किया जाना चाहिए इन देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। मैनी आउटसाइडर पीपल शुड नॉट बी सेंट इन द ट्राइबल एरियाज टू वर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ट्राइबल शुड नॉट बी ओवर एडमिनिस्ट्रेड। ऐसा ना हो कि वहाँ पे खूब सारी चीज़ें आप ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड ऑल दैट आप बाहर की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस बना दें, कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ें बना दें। आप उनके यहाँ पे ओवर एडमिनिस्ट्रेशन मत कीजिए, बिकॉज दे माइट नॉट बी एबल टू अप्रिसिएट और दे माइट गेट ओवरवेल्म्ड विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स। उसके अलावा ट्राइबल्स कि जो भी डेवलपमेंट्स हैं दैट रिजल्ट शुड नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि भाई इतना पैसा खर्च कर दिया हमने और ट्राइबल्स में कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं, इस एरियाज में कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं, सो लेट अस नॉट स्पेंड मच मनी इन ट्राइबल एरिया। इस तरीके से एनालाइज नहीं करना है डेवलपमेंट इन द ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरियाज का जो डेवलपमेंट है दैट शुड बी डिसाइडेड बाय देयर ओन स्टैंडर्ड और द ह्यूमन कैरेक्टर दैट हैज़ evolved in the tribals, but not on the basis of what amount of money has been spent on tribal people. So these are the 5 principles. अगर सरल शब्दों में देखें तो ये जो ट्राइबल पंचशील है ये कहता है कि ट्राइबल्स को डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे लाना है, बट एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग वी शुड अवॉइड एक्सटर्नल इम्पोजिशन। और इसी लाइन में फिर ये पेसा एक्ट लाया गया है। जब पेसा एक्ट के अंतर्गत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वो अवॉइड किया जाता है, और इन ट्राइबल एरियाज़ में, इन शेड्यूल एरियाज़ में अंडर 5th शेड्यूल इनको खुद का ऑटोनोमस रूल का प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया अंडर दिस पेसा एक्ट ऑफ 1996. The next article is taken from international segment. It is about China's secret base in UAE and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, हाल फिलहाल में अमेरिका की जो न्यूज़पेपर एजेंसी है वॉल स्ट्रीट जर्नल इसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना यूएई के अबू धाबी से कुछ दूर पे एक पोर्ट है खलीफा पोर्ट, वहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहा था पिछले 1 सालों से सीक्रेट तरीके से। तो ये देखिए, ये है यूएई, यहाँ पे अबू धाबी और अबू धाबी पे यहाँ पे है एक खलीफा पोर्ट, और खलीफा पोर्ट को चाइना सीक्रेट तरीके से बिल्ड कर रहा था एज इट्स मिलिट्री बेस। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात का पता चल गया और फिर यूएस सरकार ने यूएई गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो दैट विल डायरेक्टली थ्रेटन टाइज बिटवीन यूएस एंड यूएई। और इस तरह के थ्रेट के बाद यूएई ने ये जो यहाँ पे चाइना को जो ये अलाउ कर रहा था सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने का, उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से हॉल्ट कर दिया है यूएई ने। तो ये जो प्रोजेक्ट था सीक्रेट मिलिट्री बेस का चाइना द्वारा इन यूएई एट खलीफा पोर्ट, दैट हैज़ बीन नाउ stopped on insistence of US government और pressurizing of US government to UAE government. अब इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़रा देखिए this could be used, this secret port being built by China on UAE or at Khalifa port in UAE, that could be seen as another step by China in its great game in the Middle East. तो देखिए, आपको एक बात तो पता है कि चाइना इज़ ऑलरेडी राइजिंग एज अ डोमिनेंट प्लेयर इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन, स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ये वाला एरिया साउथ चाइना सी में आपको पता है चाइना हैज़ asserted its hegemony through its 9 dash line. तो एशिया पैसिफिक रीजन में तो चाइना ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है यूएस की हेजेमनी को, बट स्लोली चाइना इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग इट्स फुटप्रिंट्स इन मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया भी कहते हैं, और इसको नाम दिया जा रहा है चाइनाज ग्रेट गेम इन मिडिल ईस्ट। उसी में आप देख सकते हैं, इसी चाइनाज ग्रेट गेम इन मिडिल ईस्ट के डायरेक्शन में आप देख सकते हैं दिस करंट डेवलपमेंट वेयर चाइना वाज सीन बिल्डिंग ए सीक्रेट मिलिट्री पोर्ट एट यूएई दैट कुड बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए चाइना ने विच कुड बी कंसिडर्ड एज इट्स पार्ट ऑफ ग्रेट गेम इन मिडिल ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज़ आर्मी हैज़ ऑलरेडी बिल्ट ए लार्ज मिलिट्री बेस इन जिबूती। ये देखिए, ये छोटा सा कंट्री यहाँ पे जिबूती पे यहाँ पे कहीं पे चाइना ऑलरेडी एक लार्ज मिलिट्री बेस बना चुका है।
उसके अलावा चाइना हैज़ मेड अ कमिटमेंट ऑफ $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट पैक्ट विथ ईरान। तो ईरान के अंदर चाइना कम से कम $4,000 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है आने वाले 4 सालों में। उसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत कई सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंट और हैव डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। सो ऑल सच इनिशिएटिव्स कुड बी सीन एज चाइनाज ग्रेट गेम इन मिडिल ईस्ट रीजन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is again taken from international segment. It is about Bitcoin City. This topic is important from our prelims exam point of view, but not from mains exam point of view. देखिए, एल साल्वाडोर एक छोटा सा देश है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एल साल्वाडोर। इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर। तो इसको सरकार ने लीगल ऑथोराइजेशन या लीगल आइडेंटिटी बिटकॉइन को देने वाली ये अकेली सरकार है एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट। एंड नाउ एल साल्वाडोर government is planning to develop an entire city with help of this cryptocurrency Bitcoin। तो बिटकॉइन को पहले इन्होंने लीगल टेंडर की तरह आइडेंटिफाई किया। जैसे लीगल टेंडर मतलब जो करेंसी जो रिकॉग्नाइजेबल है बाय द गवर्नमेंट, जैसे हमारे देश में हमारी रुपये जो करेंसी है दैट इज़ रिकॉग्नाइजेबल बाय द गवर्नमेंट, इस तरीके से उन्होंने अपने देश के अंदर बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बनाया। अब वो बिटकॉइन की मदद से एक सिटी डेवलप कर रहे हैं, उस सिटी का नाम होगा बिटकॉइन सिटी। ये कैसे बिटकॉइन की मदद से सिटी डेवलप होगी? तो द गवर्नमेंट ऑफ एल साल्वाडोर विल बी रिलीजिंग अ बिटकॉइन बॉन्ड ऑफ $1 बिलियन। और ये जो $1 बिलियन बिटकॉइन बॉन्ड रिलीज किया जाएगा, उससे कैसा होगा, $1 बिलियन का बिटकॉइन में ये लोन लेगी यहाँ की सरकार। $1 बिलियन बिटकॉइन लोन लेगी और उस $1 बिलियन ऑफ बिटकॉइन लोन से वो फिर इस सिटी को बिल्ड करेगी। दिस सिटी इज लोकेटेड अलॉन्ग द गल्फ ऑफ फॉन्सेका। The next article is taken from national segment. It is about handloom village. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो देखिए, एक हैंडलूम क्राफ्ट विलेज बनाया जा रहा है एट मोरांग विलेज इन मणिपुर। तो मोरांग विलेज विल बी डेवलप्ड, मोरांग विलेज ऑफ मणिपुर विल बी डेवलप्ड एज हैंडलूम क्राफ्ट विलेज। मोरांग विलेज के 2 सिग्निफिकेंस हैं जिस कारण से इसको हैंडलूम विलेज में डेवलप किया जा रहा है। पहला तो इट इज़ नेटिव विलेज ऑफ ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सैखोम मीराबाई चानू। दूसरा इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसने इंडियन सॉइल पे पहली बार इसी मैरोंग विलेज में ही अपना झंडा, तिरंगा झंडा फहराया था ड्यूरिंग देयर इम्फाल कैंपेन। सो एट मैरोंग द इंडियन ट्राइकलर वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन सॉइल ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय इंडियन नेशनल आर्मी। मैरोंग विलेज में ऑलरेडी देयर इज एन इंडियन नेशनल आर्मी म्यूजियम। The next article is taken from Assam segment. It is about Assam police launching Go Blue campaign. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए, 20 नवंबर को हर साल वर्ल्ड्स चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। डोंट गेट कन्फ्यूज, हमारे यहाँ देश में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, लेकिन दुनिया भर में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 20 नवंबर को। और यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसने गो ब्लू कैंपेन स्टार्ट किया है। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, उसने गो ब्लू कैंपेन स्टार्ट किया है फॉर एंश्योरिंग चाइल्ड राइट्स ग्लोबली। इस गो ब्लू कैंपेन में क्या किया जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं, उनको ब्लू कलर से इल्यूमिनेट किया जाता है। ब्लू कलर की लाइट डाली जाती है उस पर कम से कम 1 घंटे के लिए, जस्ट इन ऑर्डर टू शो दैट दीज प्लेसेज और दीज पीपल स्टैंड फॉर चाइल्ड राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एज ए सेड, इन लाइन विद द कैंपेन, आइकॉनिक लैंडमार्क्स अराउंड द वर्ल्ड आर इल्यूमिनेटेड इन ब्लू कलर टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। इस साल अभी न्यूज़ में इसलिए था गुवाहाटी या असम के अंदर, क्योंकि असम पुलिस हेडक्वार्टर एंड गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट वेयर लाइटेड ब्लू इन अकॉर्डेंस विद द गो ब्लू कैंपेन ऑन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे दैट इज़ ऑन 20 नवंबर 2021। इस तरह से आप देख सकते हैं असम पुलिस का हेडक्वार्टर या गुवाहाटी कमिश्नरेट, ऑल ऑफ देम वेयर इल्यूमिनेटेड इन ब्लू कलर जस्ट इन ऑर्डर टू शो सॉलिडेरिटी फॉर चाइल्ड राइट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशरीज आफ्टर चाइना। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया इज मार्जिनली बिहाइंड चाइना। दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
According to Swachh Sarvekshan 2021, which of the following city of Assam has been ranked first in the northeast region? Correct answer will be option A, Tezpur. That's all from our side for today. Thanks for watching.